नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ एजिंग। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, हम लोग का दिनों दिन उम्र घटता क्यों है और इसके पीछे क्या बायोलॉजिकल कारण है और क्या साइकोलॉजिकल कारण है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कि हमको ये जानना होगा कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस को इन्वॉल्व करता है। मतलब एजिंग के थ्रू हमारे अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस आते हैं। और इसके लिए एजिंग के को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने ढेर सारा थ्योरीज दिया है, और कोई भी एक ऐसा सिंगल थ्योरी नहीं है जो कि इस एजिंग के कारण को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाए। इसीलिए एजिंग को है मल्टीफैक्टोरियल माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग। बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग में आप सबसे पहला थ्योरी है प्रोग्राम्ड थ्योरीज ऑफ एजिंग। प्रोग्राम थ्योरी में ये माना जाता है कि एजिंग जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है। वो जीन्स से ही डिटरमाइंड होता है, वो जेनेटिकली हमारे पूर्वज से ही डिटरमाइंड होता है। और बॉडी जो है वो एक बायोलॉजिकल टाइम टेबल फॉलो करता है, किसके अकॉर्डिंग? प्रोग्राम थ्योरी ऑफ एजिंग के अकॉर्डिंग। और एजिंग भी किसके सिमिलर है? ग्रोथ और डेवलपमेंटल स्टेजेस के। उसी जैसे हम लोग का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसी तरह एजिंग भी एक प्रोसेस है। और ये जो है कंट्रोल्ड बाय जीन्स, हॉर्मोन्स एंड इम्यून सिस्टम। एजिंग हमारा किससे कंट्रोल होता है? जीन्स से, हार्मोन से और इम्यून सिस्टम से। आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरी है जेनेटिक प्रोग्रामिंग थ्योरी। जेनेटिक प्रोग्रामिंग थ्योरी ये कहता है कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो हमारा जीन्स डिटरमाइन करता है। हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि हम कितना दिन जिंदा रहेंगे और हम किस एज तक जिंदा रहेंगे। और स्पेसिफिक जीन जो है वो टाइम टाइम पर स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है। मतलब जिस जीन का काम जब शुरू होता है तो वो उस समय ऑन हो जाता है, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो जीन उस अपना आप को ऑफ कर लेता है। और अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग लाइफ स्पैन लिमिट होता है। और एजिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एजिंग जो है वो एक बायोलॉजिकली प्रीसेट होता है। अगला है इंडोक्राइन थ्योरी। इंडोक्राइन थ्योरी में माना जाता है कि हॉर्मोन्स रेगुलेट करता है एजिंग को। एजिंग को कौन रेगुलेट करता है? हॉर्मोन्स। और ये हार्मोन जो है ये डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन होता है एज के साथ। खास करके ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से रिलीज होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये सब हार्मोन भी क्या होता है? रिलीज होना कम हो जाता है, कम मात्रा में रिलीज होता है। इस कारण से भी हम लोग का क्या होता है? एजिंग होता है। और स्लोअर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी हम लोग का स्लो हो जाता है, जिससे हम लोग अच्छे से खाने को पचा नहीं पाते हैं, तो उतना एनर्जी हम लोग को मिल नहीं पाता है, तो उससे हमारा शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है और हम लोग धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस एक्सीलरेट्स एजिंग। और जब हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उस समय एजिंग जो होता है वो काफी जल्दी वृद्धि करता है, काफी जल्दी से बढ़ता है। अगला थ्योरी है वो है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी मानता है कि जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है उसी तरह हम लोग का इम्यून सिस्टम, यानी कि हिंदी में बोले तो रोग प्रतिनिरोधक क्षमता, वो कमजोर होते जाता है एज के साथ। इसीलिए कि जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हम किसी भी छोटे से छोटे बीमारी के लिए क्या हो जाते हैं? प्रोन हो जाते हैं। मतलब कोई भी बीमारी हम लोग को आसानी से इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक छोटा सा भी फीवर से भी मेरा शरीर जो है लड़ने के लिए रेडी नहीं रहता, उतना पावर नहीं रहता है बॉडी के पास कि वो किसी छोटे से बीमारी को भी इन्फेक्ट मार सके, उसके इफेक्ट को कम कर सके। और इस कारण जो हीलिंग होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है वो होने के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। इसीलिए हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। अब अगला बायोलॉजिकल थ्योरीज खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डैमेज या एरर थ्योरीज। इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा थ्योरी आता है। तो सबसे पहला है वियर एंड टियर थ्योरी। वियर एंड टियर थ्योरी बोलता है कि बॉडी पार्ट्स वियर आउट ओवर टाइम। हम लोग का बॉडी पार्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं?
वियर आउट होता है, पुराना होते जाता है, पुराना होते जाता है। और कंटिन्यूअस यूज क्या कॉजेज डैमेज। और अगर हम लोग उसको कंटिन्यूअस यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। और हम लोग धीरे-धीरे क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएँगे। जैसे कि जॉइंट्स, मसल्स, ऑर्गन्स, जैसे देखते होंगे जो जब-जब लोग का उम्र बढ़ते जाता है, उस हिसाब से उसका हड्डी, मांसपेशी और ऑर्गन सब कमज़ोर होने लगता है। सब ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसीलिए इसको मैकेनिकल ब्रेकडाउन के सिमिलर माना जाता है। जैसे कोई मशीन का पार्ट यूज़ होने के बाद, लगातार यूज़ होने के बाद उसका पार्ट क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो उसी तरह हम लोग का बॉडी भी है। हम लोग अपनी बॉडी का कंटीन्यूअस यूज़ करते रहते हैं और इसी यूज़ के कारण हम लोग का बॉडी और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, डिके हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं किसी गाड़ी के टायर का। देखिए टायर जितना घिसता है, वो उतना क्या होता है, पतला होता जाता है और एक समय के बाद उस टायर को क्या होना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो यही हम लोग के साथ बॉडी के साथ भी है। वियर एंड टियर थ्योरी ऐसा मानता है। अगला है फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल्स मतलब होता है अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। हमारे शरीर में जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को फ्री रेडिकल बोला जाता है। और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स क्या कॉज करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है हमारे शरीर के अंदर। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर के अंदर सेल्स और डीएनए क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है सेल्स पर यानी कि कोशिका से ही बना होता है। इसीलिए जब कोशिका ही डैमेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शरीर भी डैमेज हो जाएगा। और और जब ये डैमेज जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, बढ़ते-बढ़ते ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो उससे हम लोग का क्या होता है, एजिंग होता है। और एंटीऑक्सीडेंट वो क्या करता है, डैमेज को रिड्यूस करता है, वो कम करता है, वो जल्दी डैमेज नहीं होने देता है। अगला है क्रॉस लिंकिंग थ्योरी। क्रॉस लिंकिंग थ्योरी बोलता है कि प्रोटीन्स क्रॉस लिंक इन स्टीफन एंड लॉस ऑफ टिश्यूज इलास्टिसिटी। जो ऊतक होते हैं हमारे, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं टिश्यू, वो क्या होते हैं, अपना इलास्टिसिटी की लॉस कर देते हैं। और जिसके कारण इलास्टिसिटी लॉस हो गया तो उससे रिंकल होता है। रिंकल्स यानी कि बूढ़े होने के बाद जो चेहरे पे और स्किन पर जो झुर्रियां आ जाती है उसी को रिंकल्स बोला जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे टिश्यू का इलास्टिसिटी जो है वो क्या होता है, लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, कम जाता है। तो क्रॉस थ्योरी का ओवरऑल यही मानना है। अगला है डीएनए डैमेज थ्योरी। डीएनए डैमेज थ्योरी बोलता है कि हमारे शरीर के अंदर डीएनए जो है डेली डैमेज होते हैं। इसीलिए डीएनए को रिपेयर करने के लिए हमारा सिस्टम जो है काम करता है। और ये रिपेयरिंग ऑफ डीएनए जो है, ये सिस्टम धीरे-धीरे एज के साथ क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और जिसके कारण म्यूटेशन एक्यूमुलेट होता है। और इस ये म्यूटेशन एक्यूमुलेट एज अ रिजल्ट क्या करता है, एजिंग करता है और डिजीज पैदा करता है। और डिजीज होने से क्या होता है, हमारा शरीर डिटेरियोरेट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला है सेल्यूलर थ्योरी। इसमें देखते हैं कौन कौन सा थ्योरी आता है। सेल्यूलर थ्योरी में सबसे पहला थ्योरी है सेल्यूलर थ्योरी, हैफलिक लिमिट इसको बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि सेल्स डिवाइड लिमिटेड टाइम्स। मतलब हमारे शरीर में सेल्स जो है डिवाइड होते हैं वो लिमिटेड टाइम्स के लिए होते हैं, वो हमेशा नहीं होते हैं। ऐसा इस थ्योरी का मानना है कि हमारे शरीर में 40 से 60 टाइम्स ही सेल डिवाइड होता है। इस लिमिट के बाद क्या होता है, सेल का सेंसेशन हो जाता है, सेंसेस हो जाता है, जिसके कारण नया सेल बॉडी में नहीं बनता है। और नया सेल बॉडी में बनेगा ही नहीं तो हम लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग का एजिंग हो जाएगा। और इसके कारण सेल डिवीजन नहीं होने के कारण हार्मफुल केमिकल्स बन जाता है और ये हार्मफुल केमिकल कंट्रीब्यूट करता है एजिंग प्रोसेस में। अगला है टेलोमर थ्योरी। टेलोमर थ्योरी बोलता है कि ये प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को खत्म होने से और शॉर्टेन विथ इस सेल डिवीजन। टेलोमर थ्योरी का मानना है कि हर सेल डिवीजन के बाद ये जो टेलोमर है वो खत्म होता है, छोटा होता रहता है, घटते रहता है। और शॉर्ट टेलोमर का मतलब होता है सेल डेथ। जितना छोटा टेलोमर होगा
सेल डेथ उतनी आसानी से हो जाएगा। और इसीलिए ये जो लिंक होता है लाइफ स्पैन और एजिंग से, इसमें ये फैक्टर कॉज कर देता है। अगला है साइकोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरी, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग माना जाता है। तो चलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी में देखते हैं क्या क्या आता है। पहला है एक्टिविटी थ्योरी। एक्टिविटी थ्योरी कहता है कि अगर हम लोग एक्टिव रहेंगे तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल को, हेल्दी एजिंग को प्रमोट करता है। अगर वहीं पे आप डिसएक्टिव हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, तो आपका जो एजिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। उसके बाद एक्टिविटी थ्योरी का ये भी मानना है कि सोशल एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप सोशली एंगेज रहेंगे, बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल, सामाजिक प्राणी हैं, तो है। तो इसीलिए ये थ्योरी मानता है कि सोशल एंगेजमेंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और मेंटल स्टिमुलेशन इंप्रूव्स वेलबींग। जितना हम अपने मेंटली हम लोग जितना इन्वॉल्व रहेंगे, अपने दिमाग का जितना यूज करेंगे, उतना हम लोग क्या रहेंगे, वेलबींग रहेंगे, वेल खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और एज अ रिजल्ट हम लोग का जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो बढ़ जाएगा, एजिंग बहुत स्लो हो जाएगा। अगला है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। डिसएंगेजमेंट थ्योरी कहता है कि एजिंग जो है अपनी एक्टिविटी से ग्रेजुअल धीरे धीरे विड्रॉ करने से हो जाता है। और क्या मानता है, एजिंग इसलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हम लोग का सोशल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण सोसाइटी से वे लोग बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं, जिसके कारण इस थ्योरी को कंट्रोवर्शियल माना जाता है। इस थ्योरी को उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है। अगला थ्योरी है कंटिन्यूटी थ्योरी। कंटिन्यूटी थ्योरी जो है कहता है कि पीपल मेंटेन पर्सनालिटी पैटर्न्स। पीपल को अपना पर्सनालिटी पैटर्न्स मेंटेन करना चाहिए, और जो वो करते आ रहे हैं शुरू से, वो करते रहना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि जो उसका हैबिट्स है, जो उसका हॉबी है, जो उसका लाइफ स्टाइल था पहले, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। यह लाइफ स्टाइल से मतलब है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करना चाहिए। और एजिंग अडैप्ट्स प्रीवियस बिहेवियर, मतलब एजिंग जो है हम लोग का प्रीवियस बिहेवियर को भी अडैप्ट करके उस हिसाब से हम लोग को ढालता है। और स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स लाइफ सैटिस्फैक्शन। अगर हम लोग अपने जीवन में स्टेबल हैं, ज्यादा उथल-पुथल नहीं है, ज्यादा केओस नहीं है हमारी जिंदगी में, तो हमारा लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लंबे समय के लिए हो जाएगा, और हम लोग लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि इन सारी थ्योरीज को पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन को, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एजिंग जो है इसका कोई एक डायमेंशन नहीं है, इसका ढेर सारा डायमेंशन है। इसीलिए एजिंग को मल्टीफैक्टोरियल माना जाता है। इसका कोई एक फैक्टर नहीं है एजिंग का, इसका ढेर सारा फैक्टर है कि हम लोग का एजिंग क्यों होता है, हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, हम लोग का एज बढ़ता क्यों है, घटता क्यों नहीं है। इसीलिए इसका अलग अलग फैक्टर है, जैसा कि हम लोग अलग अलग थ्योरी से समझने का कोशिश किए। और एजिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है किस चीज का, जेनेटिक्स का, दूसरा सेल्यूलर डैमेज का, तीसरा हार्मोन्स का, चौथा लाइफ स्टाइल का, और पांचवा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट है, एजिंग को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। एजिंग कैन नॉट बी स्टॉप, बट हेल्दी लाइफ स्टाइल कैन स्लो इट्स इफेक्ट। लेकिन हम लोग एजिंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हेल्दी लाइफ स्टाइल से हम लोग इसके इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।